तोली एकांकी को आगे हम बढ़ाते हैं। जब बसंत और मधु के बीच तौलिए को लेकर वार्तालाप हो रही थी और बसंत ने बताया कि गलत तौलिया या दूसरे का तौलिया काम में लेने से आदमी बीमार नहीं होता है, मधु जब उसे स्वीकार नहीं करती है तो चूहा सैदनसा का उदाहरण बसंत उसके सामने रखता है कि वहाँ के लोग जूहड़ का गंदा पानी पीते थे और फिर भी वहाँ जो जाट समाज के लोग थे वो बीमार नहीं होते थे। आगे मधु कहती है, तो क्या आप चाहते हैं हम भी जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? हंसने लग जाती है। बसंत उठकर के कमरे में घूमता हुआ कहता है, तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो, तुम हंस सकती हो। उसके सामने रुक कर के फिर आगे कहता है, तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे, एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया, जांच की, तो उन्हें पता चला कि रोग का मुकाबला करने वाले जो लाल कीटाणु होते हैं, रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कई संख्या में ज़्यादा है। जब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण भी किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ के अधिकतर लोग हैं दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं और दही में बहुत सी बीमारियों की कीटाणुओं को मारने की शक्ति होती है। बीमारी का मुकाबला इन नज़ाकतों और नफाशतों से नहीं होता है, अर्थात ये जो दिखावटीपन है उससे वास्तव में बीमारी का मुकाबला नहीं होता है, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके। मधु को बसंत समझा रहा है कि वास्तव में रोगों से, बीमारी से अगर लड़ना है तो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी होती है जिससे आदमी बीमार नहीं हो। गलत तौलिया या दूसरे का तौलिया उपयोग में लेने से व्यक्ति बीमार नहीं होता है। मधु कहती है कि मैंने चूहा सैदनसा की बात सुन ली, मेले तौलिए से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन ही से मुझे सफाई पसंद है। मेरे मामा जी के विषय में वो कुछ कहना चाहती हैं। तो बसंत मेज के कोने का सहारा लेकर कहने लगता है, तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ी। यानी बसंत इन दोनों से चिढ़ता था और मामा का नाम आते ही वह बीच में बोलने लग गया। माना वे विलायत से आए हैं, मामा जी के लिए कह रहे हैं कि वो विदेश से यहाँ पर आए हैं, किंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जो वे कहते हैं वह वेद वाक्य है, वेद में लिखा हुआ वाक्य है या बिल्कुल सत्य है। जो भी वो कहेंगे इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं हम लगा सकते हैं। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। फिर मधु के थोड़ा निकट जाकर बोलता है आगे, उन्होंने दांत निपोर दिए, अर्थात मेरी तरफ दांत निकालने लगे, नकल करने लगे। मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पोंछता, ऐसा उन्होंने कहा और वे अपने रुमाल से हाथ पोंछने लग गए। मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती, उनकी कौन सी बीमारी लग जाती? तो मधु कहने लगी, अब यह तो आगे कुछ बोलना चाहती है, लेकिन बसंत फिर आगे अपनी बात बढ़ाता है, और तुम्हारे मामा जी, पहले मौसा जी के लिए कहा, अब मामा जी की बात भी बता रहे हैं कि मामा जी से क्यों नाराज है। फिर से मेज पर जाकर बैठता है बसंत, कहने लगता है, तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया था, रात को वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर के लिए जाना था। वो कहने लगे, हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा
कि मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बना ही लेता हूँ। तब वे एक निकृष्ट सा रेजर लेकर आए मेरी हजामत के लिए, मेरी सेविंग के लिए। वो एक बिल्कुल बेकार घटिया सा रेजर लेकर आए। कहने लगे मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा तो रक्त ही खोल उठा। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना सा कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर सेव कर लूँगा। मधु कहने लगी मामा जी आगे कुछ कहती, उससे पहले ही अपनी बात जारी रखते हुए बसंत कहने लगा, इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ होगा कि मुझे उनकी बात बुरी लग गई है। उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पर विवश कर दिया, फिर स्वयं का रेजर दे दिया कि इससे बना लीजिए। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टरलाइज करके लाइए, इस रेजर को आप कीटाणु रोगाणु मुक्त कर दीजिए। और फिर नकल उतारते हुए बसंत आके कहता है कि मामा जी, मधु कहने लगती है बात काट करके, मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं हैं, आपको बुरा लगा है। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की ही भांति आगे कुछ कहना चाहती है। बसंत बीच में ही आवेग में क्रोध में आ जाता है, कहने लगता है क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटती हो? तुम सरे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है। तुम ये सब दिखावटी जो करते हो उनसे मुझे नफरत की भावना ही प्रकट होती है, शरीर से, गंदगी से, जीवन से नफरत की। मधु इतना कहते ही चुप रहती है। बसंत कहता है और मुझे जीवन से घृणा नहीं है, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं है, और मैं सच कहूँ मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं है। मधु हंसती हुई कहती है तो फिर कूड़ों के ढेरों पर जाकर बैठिए। बसंत कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, कुर्सी को और मधु के समीप लाता है, कहने लगता है मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद भी नहीं करता हूँ। दोनों में बड़ा नाजुक सा कोमल सा फर्क है, दोनों में बहुत कम अंतर है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, अर्थात इधर उधर हमें गंदगी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। फिर इससे घृणा कैसी, अर्थात उससे हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जहाँ भी गंदगी दिखे हमें उसे स्वच्छ करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। मधु फिर से हंसने लग जाती है। बसंत कहता है और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं, जहां तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक नहीं दे। समझी? बसंत उसे समझा रहा है कि वास्तव में ऐसे लोगों के साथ भी मैं रहा हूं जो वास्तव में बहुत गंदे लोग हैं और तुम वहां से गुजर भी नहीं सकती हो। मधु हंसती रहती है। बसंत आगे कहने लगता है और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं जहां तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक नहीं दे। समझी? मधु वहीं बैठी बैठी स्वेटर बुनती रहती है, कहती है पर आप विपन्न तो नहीं हो, आप गरीब तो नहीं हो, अब तो आप गंदे इलाकों में भी नहीं रहते हो। विपन्नता की
विवशता को मैं समझ सकती हूँ। कोई आदमी गरीब है तो उसकी व्यवस्था को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है। बसंत कहता है तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूँ। मधु उसी विशेली हंसी के साथ कहती है मैं कब कहती हूँ। इसके बाद बसंत कहने लगता है स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम जो हर चीज़ को सनक की हद तक ही पहुँचा देती हो और सनक से मुझे चिढ़ है। फिर वो कमरे में घूमने लग जाता है। बनियानों और तौलियों की कैद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिया ले लूँ तो इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुख फैलाकर बैठ जाना या अपनी विशेली हंसी बिखेरना चाहिए। इतना सुनकर मधु चुप रहती है। बसंत रेडियो के पास जाकर कहने लगता है तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों में इतना जकड़ लिया है कि मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें अखरने लगता है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक ही पहुंचा दिया है। ऊशी और निमो ये दोनों बसंत की भतीजियां हैं। इनके बारे में बसंत कुछ कहना चाहता है, लेकिन मधु बीच में ही अपना स्वेटर बुनना छोड़कर कहने लगती है। आपने फिर ऊशी और निमो की बात चलाई। ऊशी और निमो ये कुछ आगे कहना चाहती है। बसंत फिर हंसते हुए बीच में कहता है कल मिल गई बाजार में। मैंने पूछा निमो आई नहीं तुम इतने दिनों से। कहने लगी कि हमको चच्ची से डर लगता है, अर्थात वे दोनों बच्चियां भी तुमसे डरती हैं। मधु उसी विशेली हंसी के साथ कहती है मैं उन्हें खाजू जाती हूँ। व्यंग्य करती है और बसंत कहने लगता है खाओगी तो तुम क्या, पर वे बच्चियां हैं। मधु कहने लगती है व्यंग्य से बच्चियां। बसंत भी उसके व्यंग्य को सुना अनसुना करके तिपाई पर बैठ जाता है। कहता है हंसना उनका स्वभाव है, वे हंसेगी तो बेबात की बात पर हंसेगी, यानी व्यर्थ कोई बात आप कहोगे तो हंसेगी। तुम्हारा एटिकेट, तुम्हारा आचरण है, व्यवहार है, बस दबे दबे घुटे घिटे फिरो। ओह बेजारी से सिर हिलाकर उड़ता है। जो आदमी जी भर के खा पी नहीं सकता, हंस हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है। चिंता और आपत्तियों के बंधन नहीं क्या कम है जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए। वास्तव में इस संसार में इतनी आपत्तियां हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं कि मनुष्य और किसी बेड़ियों में घृषित होने की आवश्यकता नहीं है, जकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मनुष्य को हंसना चाहिए। यह न करो, वह न करो, ऐसे न बोलो, वैसे न बोलो, इन आदेशों का कहीं अंत भी है। मधु ऐसा सुनकर चुप रहती है। बसंत अपनी बात को बढ़ाता है और फिर तुम्हारे शिष्टाचार में वह स्निग्धता कहाँ है, वह प्रेम कहाँ है, प्यार कहाँ है। तुम्हारे आने से पहले मैं, देव और नारायण एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे। जो ओढ़ने की चद्दर है, हम तीनों दोस्त एक ही चद्दर को पैरों पर डालकर बैठ जाते थे। जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम हो, एक ही चारपाई पर, एक ही रजाई घुटनों पर ओढ़े हुए 4-5 मित्र बैठे हुए हो, उनमें गप्पे चल रही हो, सुख दुख की बातें हो रही हो और वहीं पर चाय आ जाए, साथ साथ बातें होती है, साथ साथ चुस्कियाँ लगती रहती है। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है, कितना प्यार है, कितना प्रेम है। अब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है।
जोश से कहता है, चिड़िया तक को तो फटकने नहीं देती तुम बिस्तर के पास, यानी किसी को भी नहीं आने देती हो। मैं तो इस तकल्लुफ से घुटा जाता हूँ। जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और हजामत का सामान ठीक करने लग जाता है। क्योंकि दृश्य जब शुरू हुआ था तो वह हजामत ही बना रहा था। मधु कहती है, मैं तकल्लुफ स्वयं पसंद नहीं करती, किसी को परेशान करना मुझे भी पसंद नहीं है, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ भी ख्याल न हो तो विवश होकर इसे काम लेना पड़ता है। आप ही बताइए, कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है? कितने हैं जो हमारी तरह पांव धोकर रजाई में बैठते हैं? बसंत वहीं से कहने लगता है, पांव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुत्फ ही किरकिरा कर देती है। अगर पांव धोकर ही रजाई में बैठेंगे तो रजाई में बैठने का मजा ही, आनंद ही बेकार हो जाता है। मधु कहती है कि जब कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है, यानी अपनी दुम से वहाँ सफाई करने के बाद ही बैठता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्वच्छता का प्रेमी है। मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ, और कहकर स्वेटर बुनने लग जाती है। बसंत मुड़ करके कहने लगता है, घृणा? यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे भी घृणा है, मेरे स्वभाव से भी घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से भी घृणा करता है। मधु उसी विषैली हंसी के साथ कहने लगती है, ये आप कह सकते हैं। बसंत कहता है, तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब भी हंसता हूँ सीना फुला कर हंसता हूँ, यानी बिना किसी संकोच के खुल करके हंसता हूँ, और इसलिए ऊसी और निम्मो। मधु स्वेटर को फेंक करके कहने लगती है, आपने फिर ऊसी और निम्मो की कथा छेड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुछ समय, अच्छा समय और बुरे समय का भी ध्यान होना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही ऊशी ने मेरे कान पर चुटकी ली और निम्मो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उस समय हंसी मजाक का। मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, लेकिन अशिष्टता से घृणा है। अब मधु ने बताया है कि ऊसी और निम्मो से वह क्यों नाराज थी, क्यों पसंद नहीं करती थी। तो बता रही है कि जब अपने घर पर पार्टी थी तो ऊसी मेरे कान के पास आकर चुटकी बजाने लगती है और मेरे से वो दोनों छोटी बच्चियां हंसी मजाक करने लग जाती है, जो मुझे पसंद नहीं है। बसंत कहता है, ऊसी? तो मधु कहती है, परले सिरे की ऐसिस्ट और असभ्य लड़की है। ऊसी को ऐसिस्ट और असभ्य बताने लगती है। मदन की वर्षगांठ के दिन वे सब आए थे। निम्मो इतनी चंचल लड़की है, पर वह तो बैठ गई एक और, यह नवाबजादी यानी ऊसी सैंडल समेत आ बैठी मेरे सामने टांगे पसारे हुई, और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप ही आ गए। आप इस अशिष्टता को शौक से पसंद करें, मैं तो इसे कदापि पसंद नहीं करती हूँ। जिसे बैठने उठने बोलने का ही सलीका नहीं, तरीका ही नहीं, वह मनुष्य क्या, वह तो पशु है। अब बसंत को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, गरज करके कहने लगता है, पशु? तो तुम मुझे पशु समझती हो? तो मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांधकर रखना चाहती हो कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में, ताकि उसकी रूह ही मर जाए। मुझे ये सब पसंद नहीं है, और इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी हुई है। मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु ही नहीं बन जाऊँ। अभी मेरा जी चाहा था कि इस जलील से तौलिए को मैं उठाकर बाहर ही फेंक दूँ, और मेरा जी चाहा करता है कि मैं तुम्हारी इस हंसी का ही गला घोट दूँ। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। अब जब क्रोध में इस प्रकार की बातें बसंत कहता है तो मधु अपना स्वेटर जो बुन रही थी उसे उठा लेती है
भरे हुए गले से अब वह भी लगभग रोने को है। कहने लगती है, आप नाहक बेकार व्यर्थ में ही हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं। अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं जो स्वप्न में भी मैं नहीं सोचती हूँ। मुझे आपसे घृणा है या नहीं, इसे मैं ही जानती हूँ। आप मुझसे ज़रूर घृणा करते हैं। आपने मुझसे शादी कर ली, ये भी मैं जानती हूँ। क्यों कर ली, ये भी जानती हूँ। लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना यह नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं है। इसका क्रोध चाहे अब आप मेरी सफाई पर निकालें, चाहे मेरी पोशाक पर या मेरे स्वभाव पर। अर्थात अब मधु बसंत पर वाणी से हमला कर देती है कि वास्तव में तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। बसंत कहता है तुम। मधु आगे बोलती है, मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल हो गए हैं। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में नहीं रहूंगी, मैं आज ही चली जाऊंगी। वह उठ कर के खड़ी हो जाती है। इतनी देर में टेलीफोन की घंटी बजती है। बसंत जल्दी से जाकर के चोंगा उठाता है। वह फ़ोन रिसीव करता है। बसंत बोलता है, हेलो हेलो, जी जी। इतनी देर में मधु है अपनी नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला। और मंगला जो नौकरानी है स्नान गृह की ओर के दरवाजे से वो आती है, जी बीबी जी। तो मधु से कहती है, मेरा बिस्तर तैयार कर और मेरा ट्रंक, संदूक, बॉक्स जिसमें कपड़े और सामान रखे जाते हैं, उसके लिए कहती है मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आ। मंगला कहती है, बीबी जी आप आगे कुछ कहना चाहती हैं। मधु उसे रोकते हुए कहती है, मैं जो कहती हूँ उठा ला। मंगला वहाँ से चली जाती है। बसंत फ़ोन पर बात करता रहता है, जी जी बहुत अच्छा कहते हुए चोंगा रख देता है और हंसता हुआ आता है। बसंत कहता है, मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो। मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है, अभी साहब ने आदेश दिया है, अपना सामान बाद में बांधना। हंसने लग जाता है। अर्थात बसंत का जो फ़ोन आया था वह उनके किसी साहब का आया था और इनको अब बनारस जाना है, इसलिए बसंत कहता है कि आप अपना सामान बाद में बांधना, पहले मेरे जाने के लिए जो आवश्यक सामान है वो पहले तैयार करवा दो, मुझे कल पहली ही गाड़ी से बनारस जाना होगा। पर्दा गिरता है, यानी यह पहला जो दृश्य था ड्राइंग रूम का, यह कंप्लीट हो जाता है। कुछ क्षण के बाद फिर से पर्दा उड़ता है, दूसरा दृश्य दिखाया जा रहा है इस एकांक में। कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ इतना अंतर है कि जहाँ मेज़ थी वहाँ एक पलंग बिछा हुआ है। टेलीफोन उसके सिराने पर एक टिपाई पर रखा हुआ है। मेज़ ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया है और श्रृंगार की मेज अपनी कुर्सी के साथ दाएं कोने में सरक गई है। अर्थात अब बसंत के जाने के बाद मधु ने अपने आप को यहाँ बदल लिया है, बदलने का प्रयास किया है। जैसा बसंत चाहता था अब लगभग इस ड्राइंग रूम को उसी तरह से उसकी पसंद के हिसाब से तैयार किया है। पलंग पर मधु लियाफ घुटनों पर लिए दीवार के सहारे अन्य मनस्क सी आधी बैठी हुई है और आधी लेटी हुई है, यानी चिंता मग्न है, कुछ सोच रही है। कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की ओर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का महीना है और नया साल चढ़ आया है। ये जनवरी का महीना चल रहा है। पहला जो दृश्य था वो नवंबर का महीना था जब बसंत बनारस गया है, और अब जनवरी चल रही है, 2 महीने हो गए हैं और अभी तक
बसंत बनारस से लौटा नहीं है। बाहर का दरवाज़ा खुला है, तीखी हवा, क्योंकि जनवरी में बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को अब मधु है अपने कंधों तक खींच लेती है, नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला, लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है शायद मंगला तक नहीं पहुंच पाती है। मधु रजाई लेकर लेट सी जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं ही वहाँ पर आ जाती है। आकर कहती है, बीबी जी ये आप उदास उदास क्यों हैं? तो वह लेटे लेटे जरा सिर उठाकर कहती है, मंगला ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला दरवाज़ा बंद करती है, कहती है, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीबी जी। तो मधु कहती है, यूँ ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। तो मंगला पूछती है, कोई पत्र आया बाबूजी का? मधु कहती है, आया था, शायद आज कल में आ जाए। मंगला पूछती, तो फिर? उसी विषाद से वो हंसती है, बड़े दुख से हंस रही है, इस बार कुछ दुखी होकर की, पीड़ित होकर हंस रही है। तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजे को कोई खटखटाता है, शायद दरवाजे पर कोई आया है।